हेलो एवरीवन, इस क्लास में हम करेंगे वो सारी अमेंडमेंट्स जो एप्लीकेबल हैं फॉर सीए इंटरमीडिएट मे 2022 एग्जाम्स। जो अमेंडमेंट्स आप लोगों के साथ कवर करूंगा वो कौन सी होंगी? जैसे मैंने कहा मे 2022 एग्जाम्स के लिए जो अमेंडमेंट्स एप्लीकेबल हैं वो कवर होंगी। इसका मतलब क्या हुआ, अगर कोई ऐसी अमेंडमेंट थी जो कि नवंबर 2021 एग्जाम्स के लिए या फिर इससे किसी प्रीवियस एग्जाम्स के लिए एप्लीकेबल हो चुकी थी तो मैंने उसे लिख दिया नवंबर 2020 एग्जाम्स और प्रीवियस एग्जाम्स। अगर ऐसी कोई अमेंडमेंट थी जो कि नवंबर 2021 एग्जाम्स या प्रीवियस एग्जाम्स के लिए एप्लीकेबल हो चुकी थी तो उन अमेंडमेंट्स को मैं इस अमेंडमेंट क्लास में कवर नहीं करूंगा, क्योंकि ये सारी की सारी अमेंडमेंट्स मैं ऑलरेडी कवर्ड कर चुका हूं किसी ना किसी अमेंडमेंट क्लास में। क्योंकि ये ऑलरेडी कवर्ड है, इससे ऐसी अमेंडमेंट्स कवर नहीं होंगी, तो ओनली वो अमेंडमेंट्स कवर होंगी जो पहले एप्लीकेबल नहीं थी पर अब एप्लीकेबल होने जा रही है फॉर मे 2022 एग्जाम्स। अब ये बिल्कुल हैंडफुल ऑफ अमेंडमेंट्स हैं। टोटल में हमें 4 अमेंडमेंट्स करनी है। ये पहली अमेंडमेंट होगी सेक्शन नंबर 16 की, जिससे हम कंसेप्ट पढ़ते हैं रेक्टिफिकेशन ऑफ नेम ऑफ अ कंपनी। ये भी कोई बड़ी अमेंडमेंट नहीं है, छोटी सी अमेंडमेंट है। सेकंड अमेंडमेंट हम करेंगे, ये अमेंडमेंट कौन से चैप्टर की है? जो मैंने आपको बोली, ये चैप्टर 2 ऑफ द कंपनीज एक्ट 2013 है, उसकी अमेंडमेंट है। उसके बाद में एक सेक्शन 125 पढ़ा जाता है, ये चैप्टर नंबर 8 है, डिक्लेरेशन एंड पेमेंट ऑफ डिविडेंड, उसमें सेक्शन 125 कवर होता है। इसमें एक रूल 3 है जो हमें पढ़ना होगा। ये भी कोई बड़ी अमेंडमेंट नहीं है। इसके बाद में हम 2 पढ़ेंगे सर्कुलर्स, और वो दोनों सर्कुलर्स हैं कंसेप्ट ऑफ सीएसआर पर। सीएसआर का कंसेप्ट हम पढ़ते हैं सेक्शन नंबर 135 में, जो कि कवर होता है चैप्टर 9 ऑफ द कंपनीज एक्ट 2013 में। सो सीएसआर पर 2 छोटी छोटी क्लैरिफिकेशंस हैं, हमें वो पढ़नी है। A3 A4 ये हो गई सीएसआर की 2 अमेंडमेंट्स। बस जरा सा काम है अमेंडमेंट्स करने का। सो बहुत अच्छा होगा अगर आप ये जो चारों पॉइंट्स में पढ़ाने जा रहा हूँ इससे रिलेटेड सारा कंसेप्ट क्लियर कर चुके हैं, रिवाइज कर चुके हैं, क्योंकि अमेंडमेंट तब ज़्यादा अच्छी समझ में आती है जब पुरानी पढ़ी हुई बात हमें याद हो। वेल, स्टार्ट करते हैं पहली अमेंडमेंट से, जो है सेक्शन नंबर 16 में। सेक्शन 16 में कंसेप्ट है रेक्टिफिकेशन ऑफ नेम ऑफ कंपनी। अब रेक्टिफिकेशन करने की क्यों आवश्यकता पड़ती है, इसके 2 केसेस दिए गए हैं। जो पहला पॉइंट है उसमें हम कहते हैं जब आपकी कंपनी का नाम बिल्कुल सेम टू सेम हो या बहुत ज़्यादा सिमिलर हो, किसके नाम से? किसी ऑलरेडी रजिस्टर्ड कंपनी के नाम से। और दूसरा केस होता है जिसमें आपकी कंपनी का नाम या तो बिल्कुल सेम टू सेम है या काफ़ी सिमिलर है। किससे सेम है या किससे सिमिलर है? किसी ऐसे नाम से जिस पर किसी दूसरे व्यक्ति का ट्रेडमार्क है। ये हमारे दोनों पॉइंट्स पढ़े हुए हैं। पहले पॉइंट में कहीं कोई भी अमेंडमेंट नहीं है, दूसरे पॉइंट में एक अमेंडमेंट है। अब पहले पॉइंट के एक बार फास्ट पढ़ लेते हैं कीवर्ड्स। जब मैं बोलता हूँ बिल्कुल सेम टू सेम हो तो उसके लॉ मेकर्स ने वर्ड यूज किया आइडेंटिकल। ये वर्ड आपको लिखा मिल जाएगा, आइडेंटिकल मीन सेम टू सेम। और बहुत ज्यादा मिलता जुलता हुआ है तो हम इसे बोलते हैं टू नियरली रिजेंबल्स। जब ऐसा होता है कि आपकी कंपनी का नाम बिल्कुल सेम टू सेम है, दैट मींस आइडेंटिकल है, या टू नियरली रिजेंबल करता है किससे? किसी ऑलरेडी एग्जिस्टिंग कंपनी के नाम से, तब सीजी की पावर है कि सीजी आपको एक डायरेक्शन दे सकती है कंपनी कि आप अपना नाम करो रेक्टिफाई। जब आपको कंपनी ऐसी डायरेक्शन मिलती है तब आप क्या करते हो? आपको 3 महीने का समय मिलता है और आपको अपना नाम करना होता है रेक्टिफाई। रेक्टिफाई करने के लिए पास करते हो आप ऑर्डिनरी रेजोल्यूशन। अब सीजी की जो पावर है डायरेक्शन देने की, सीजी ने इस पावर को डेलीगेट किया हुआ है टू द रीजनल डायरेक्टर, जिससे हम शॉर्ट में बोल देते हैं एब्रीविएशन आरडी। तो रीजनल डायरेक्टर को पावर मिल गई है, रीजनल डायरेक्टर दे देता है ये डायरेक्शन। अब इस पॉइंट नंबर 1 में कोई अमेंडमेंट नहीं है, फिर भी मैंने आपको इसे गो थ्रू करा दिया। आ जाते हैं पॉइंट नंबर 2 पर। पॉइंट नंबर 2 में भी आपको कुछ वर्ड्स वैसे ही मिलेंगे जो पॉइंट 1 में थे, जैसे आइडेंटिकल वर्ड और टू नियरली रिजेंबल्स। अब आपकी कंपनी का जो नाम है वो या तो आइडेंटिकल है या टू नियरली रिजेंबल करता है किससे? किसी रजिस्टर्ड ट्रेडमार्क से। और जिस रजिस्टर्ड ट्रेडमार्क से ये आइडेंटिकल या टू नियरली रिजेंबल है, जो उसका मालिक है, प्रोपराइटर है, वो इस बात की कंप्लेंट करता है। वो कहता है जी मेरे पास तो इन शब्दों पर ट्रेडमार्क है और वो सेम शब्द किसी दूसरे व्यक्ति ने अपनी कंपनी के नाम में शामिल कर लिए हैं। इससे मैं आपको एप्लीकेशन दे रहा हूँ सेंट्रल गवर्नमेंट, और मैं चाहता हूँ कि आप इस कंपनी को डायरेक्शन दो कि ये कंपनी अपना नाम करे रेक्टिफाई। ये जो प्रोपराइटर एप्लीकेशन दे सकता है कितने समय में? विद इन 3 ईयर्स। जब इसकी एप्लीकेशन मिलती है सेंट्रल गवर्नमेंट को और सेंट्रल गवर्नमेंट अपनी ओपिनियन फॉर्म करती है कि सच में कंपनी का नाम या तो आइडेंटिकल है या टू नियरली रिजेंबल करता है,
उस ट्रेडमार्क से जिसका मालिक ये एप्लीकेंट है, तब सीजी की पावर आ जाती है, सीजी डायरेक्शन दे सकती है इस कंपनी को कि कंपनी आप अपना नाम करो रेक्टिफाई। ये जो पॉइंट्स ABC लिखे हैं इनमें कोई अमेंडमेंट नहीं है। अब है पॉइंट नंबर डी। पॉइंट नंबर डी में क्या बात लिखी होती थी, पहले यहाँ होता था 6 मंथ्स का एक पीरियड कि जब सीजी से डायरेक्शन मिलती है कंपनी आपको, तो कंपनी आपको 6 महीने का समय मिला करता था कि आप एक OR पास करो और अपनी कंपनी का नाम करो रेक्टिफाई। अब लॉ मेकर्स ने क्या किया, अमेंडमेंट कर दी, इस 6 मंथ्स के पीरियड को कर दिया 3 मंथ्स। इसका मतलब अब आप लोगों के लिए याद रखना और आसान हो गया। पहले तो आपको 2 टाइम लिमिट्स याद रखनी होती थी। पॉइंट नंबर 1 में कंपनी आपको समय मिलता था 3 महीने का, और जब तक अमेंडमेंट नहीं हुई थी तो पॉइंट नंबर 2 में जो रजिस्टर्ड ट्रेडमार्क वाला पॉइंट है उसमें आपको याद रखना होता था 6 मंथ्स का टाइम। लेकिन अब दोनों ही जगह हो गया है 3 मंथ्स का टाइम। तो आप लोगों के लिए इस अमेंडमेंट से एक सहूलियत हो गई, आसानी हो गई कि 3 मंथ्स का टाइम यूनिफॉर्म टाइम हो गया, जिस 3 मंथ्स के अंदर अंदर कंपनी आपको अपने नाम को करना होगा रेक्टिफाई। रेक्टिफाई कैसे करोगे, बाय पासिंग एन ऑर्डिनरी रेजोल्यूशन। तो ये एक अमेंडमेंट हो गई, 6 मंथ्स के पीरियड को कर दिया गया 3 मंथ्स। अब आते हैं इससे अगली चीज पर। ये पॉइंट नंबर 3 तो बड़ा सिंपल होता था, फाइलिंग रिक्वायरमेंट्स। कंपनी जब आप OR पास करोगे विद इन 15 डेज आप ये फाइलिंग करोगे। चलिए अब आते हैं एक सिचुएशन लेते हैं। जब तक अमेंडमेंट नहीं हुई थी तब तक अगर एक सिचुएशन सोची जाए कि सीजी ने डायरेक्शन दे दी कि आप अपना नाम रेक्टिफाई करो और कंपनी अपना नाम रेक्टिफाई नहीं करती है, तब क्या होता था, तो हम कहते थे पनिशमेंट होती थी कि कंपनी अगर आपने डिफॉल्ट किया, जो सीजी डायरेक्शन थी आपने उसे कंप्लाई नहीं किया, तो कुछ पनिशमेंट होती थी। कंपनी तुम्हारे ऊपर ये पनिशमेंट थी और जो भी ऑफिसर इन डिफॉल्ट है उसके ऊपर ये पनिशमेंट हुआ करती थी। लॉ मेकर्स ने सोचा हम बजाय इसके कि पनिशमेंट इंपोज करें, हम कहते हैं भाई कंपनी को जो अपना नाम रेक्टिफाई करना था और कंपनी गलती कर रही है कि अपना नाम रेक्टिफाई नहीं कर रही, हम कुछ ऐसा सिस्टम ले आते हैं जिससे कंपनी का नाम ऑटोमेटिकली ही रेक्टिफाई हो जाए। अगर कंपनी 3 महीने के अंदर अंदर रेक्टिफिकेशन खुद नहीं करेगी, OR पास करके रेक्टिफाई नहीं करेगी अपना नाम, तो क्या होगा, कोई एक ऑटोमेटिक सिस्टम बना दिया जाए जिससे कि कंपनी का नाम ऑटोमेटिकली रेक्टिफाई हो जाए। इसलिए पहली बात तो कि ये पनिशमेंट फॉर कॉन्ट्रावेंशन वाले प्रोविजन को डिलीट कर दिया गया, ये ओमिट हो गया और इसकी जगह ये एक बहुत अच्छा कंसेप्ट लेकर आए। मैं इसे कह सकता हूं, आप वर्ड्स एग्जाम में तो इन्हें नहीं यूज करेंगे पर मैं कहूंगा ऑटोमेटिक रेक्टिफिकेशन ऑफ नेम। कंपनी आपको सीजी की डायरेक्शन जब मिली थी 3 महीने के अंदर अंदर आपको अपना नाम रेक्टिफाई करना था। अगर आपने 3 महीने के अंदर अंदर अपना नाम रेक्टिफाई नहीं किया, OR पास नहीं किया, तो आपका नाम हो जाएगा ऑटोमेटिकली रेक्टिफाई। तो ये हो जाएगा ऑटोमेटिक रेक्टिफिकेशन ऑफ नेम। अब कैसे होगा इसे पढ़ते हैं। इफ अ कंपनी फेल्स टू रेक्टिफाई इट्स नेम इन अकॉर्डेंस विद द डायरेक्शन गिवन बाय सीजी, सीजी shall allot a new name to the company in such manner as may be prescribed, and the registrar shall enter the new name in the register of companies in place of the old name and issue a fresh certificate of incorporation with the new name which the company shall use thereafter. However, the allotment of new name to the company by CG shall not prevent the company from subsequently changing its name in accordance with the provisions of section 13. जो बात यहाँ लिखी अगर उसे देखें, 2 बातें हो गई। इसे मैं कह सकता हूँ सपोज ये हो गया पॉइंट नंबर ए, और हाउएवर से जो शुरू हो रहा है ये हो गया सपोज पॉइंट नंबर बी। पॉइंट नंबर ए ने क्या कहा, कंपनी आपको सीजी से मिली डायरेक्शन, लेकिन आपने विद इन 3 मंथ्स अपने नाम को रेक्टिफाई नहीं किया बाय पासिंग एन ऑर्डिनरी रेजोल्यूशन, तब क्या होगा, सीजी आपको एक नया नाम अलॉट कर देगी तो आपका नाम ऑटोमेटिकली हो गया रेक्टिफाई। किस तरीके से करेगी, जो भी तरीका होगा प्रिस्क्राइब। अब इसका प्रिस्क्राइब तरीका क्या है, तो प्रिस्क्राइब तरीका है, एक रूल बनाया गया इसके लिए जिसका नंबर है 33A। रूल नंबर 33A को जब हम पढ़ते हैं तो हमें मालूम चल जाता है ये क्या तरीका है, वो भी मैं अभी आपको बता दूंगा रूल 33A में क्या लिखा है। जब ऐसा होगा कि कंपनी तुम्हें एक नया नाम मिल जाएगा तो हम कहेंगे भाई ऑब्वियस सी बात है, कंपनी तुम्हें एक फ्रेश सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन भी मिलेगा, तो रजिस्ट्रार आपका नाम लिख देगा रजिस्टर ऑफ कंपनीज में और आपको दे देगा एक फ्रेश सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन। अब अगली बात पर आते हैं। सपोज जो आपको नया नाम मिल गया है, दैट मींस ऑटोमेटिक रेक्टिफिकेशन ऑफ नेम हुआ है, कंपनी को ये नया नाम पसंद नहीं है क्योंकि ये नया नाम बड़ा अजीब सा होगा। अभी आपको बताऊंगा कि अजीब सा क्यों होगा। कंपनी कहती है भाई हम तो अपना नाम अपनी इच्छा से चेंज करना चाहते हैं, क्या आप चेंज कर सकते हो? तो ये बात क्लैरिफाई कर दी गई इस पॉइंट बी के जरिए कि बिल्कुल आप अपने नाम को अपनी इच्छा से चेंज कर सकते हो। अब चेंज ऑफ नेम के लिए हम एक सेक्शन पढ़ते हैं, सेक्शन नंबर 13, जिसमें सिंपल सी एक बात है, आपको कंपनी क्या करना होता है, SR पास करना होता है और CG की अप्रूवल भी
भी लेनी होती है। सीजी की अप्रूवल ना लेनी हो, ऐसी दो पॉसिबिलिटीज दी गई है सेक्शन नंबर 13 में, पर वो दो पॉसिबिलिटीज यहाँ पर नहीं फिट होंगी। इससे मैं कहूंगा जब कंपनी तुम अपना नाम चेंज करोगी तो तुम्हें क्या चाहिए होगा, एसआर भी पास करना होगा और सीजी की अप्रूवल भी लेनी होगी एज पर सेक्शन नंबर 13। आई बिलीव ये सारी बात आप लोगों को क्लियर हो गई होगी। अब रूल 33A में क्या लिखा है इसको देखते हैं। मैं आपको रूल 33A शो करता हूं। Allotment of a new name to the existing company under section 16(3) of the Act, ये rule 33A. In case a company fails to change its name or new name, as the case may be, in accordance with the direction issued by CG within 3 months from the date of issue of such direction, the letters ORDNC, अब ORDNC क्यों लिखे जा रहे हैं, तो इनका लॉजिक है, ये जो RD लिखा है, RD तो हम बोलते ही हैं रीजनल डायरेक्टर को, तो आरडी की जगह तो मैंने लिख दिया रीजनल डायरेक्टर। अब ये जो ओ आ रहा है, ओ किसके लिए आ रहा है, ये आ रहा है ऑर्डर वर्ड के लिए, तो ओ से बन गया वर्ड ऑर्डर। और जो एनसी है, एनसी से आ गए वर्ड्स नॉट कंप्लाइड। तो ये जो अल्फाबेट्स हैं ORDNC, इनका मतलब क्या हुआ, ऑर्डर ऑफ रीजनल डायरेक्टर नॉट कंप्लाइड। मैंने आपको भी बताया था जो सीजी डायरेक्शन देती है कि आप अपना नाम रेक्टिफाई करो, वो ऑर्डर एक्चुअली में सीजी अब नहीं देती, सीजी ने इस पावर को डेलीगेट किया हुआ है टू द रीजनल डायरेक्टर। तो ये रीजनल डायरेक्टर ने ऑर्डर दिया था और आपने कंपनी रीजनल डायरेक्टर के ऑर्डर को नहीं माना, नहीं माना मीन्स नॉट कंप्लाइड, तो इसलिए वर्ड्स आ गए बहुत लॉजिकल, ऑर्डर ऑफ रीजनल डायरेक्टर नॉट कंप्लाइड। अब आप सोचिए, आप कंपनीज का नाम सुना करते हैं, टाटा मोटर्स लिमिटेड, रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड, आईटीसी लिमिटेड, एस्कॉर्ट्स लिमिटेड एंड सो ऑन, ये नाम आप सुना करते हैं। अब आपको किसी कंपनी का नाम इस तरीके से सुनने को मिले, कितना अजीब लगेगा, ORDNC ये नाम है, तो बहुत बहुत अजीब चीज लगेगी और कंपनी को भी ये पसंद नहीं आएगा। और ये नाम अभी कंप्लीट नाम नहीं हुआ, वर्ड्स क्या होंगे मैंने आपको बता दिया, ORDNC। अभी आगे पढ़ेंगे, इसमें आगे भी हम कहेंगे प्लस कुछ और वर्ड्स आएंगे, प्लस कुछ और वर्ड्स आएंगे। चलिए देखते हैं इसे। तो क्या क्या कंपनी का नाम क्या बन जाएगा, ORDNC बन जाएगा। आगे द ईयर ऑफ पासिंग ऑफ द डायरेक्शन, डायरेक्शन किसने पास की है, रीजनल डायरेक्टर ने, क्योंकि रीजनल डायरेक्टर के पावर डेलीगेट कर दिया सीजी ने। सपोजिंगली जो रीजनल डायरेक्टर है उसने ऑर्डर पास किया है 2022 में, तो नाम देखिए कंपनी का कैसे दिखेगा, ORDNC 2022, प्लस भी नहीं आएगा, प्लस तो मैंने ऐसे बोल दिया था, तो ORDNC ये नाम दिखेगा। आगे दिखेगा 2022, द सीरियल नंबर एंड द एग्जिस्टिंग सिन नंबर ऑफ द कंपनी, जो कंपनी का सिन नंबर है। अब इसका ये कंपनी का सिन नंबर आएगा, आप सिन नंबर देखोगे तो ये 21 अल्फा न्यूमरिक होता है, इसमें कुछ होती हैं डिजिट्स और कुछ होते हैं अल्फाबेट्स। सोचिए आपको ऐसा नाम पढ़ने को मिलेगा तो कितना अजीब सा नाम होगा। तुम कहेंगे ये नाम ऑटोमेटिकली आपको मिल गया है, और क्यों मिला है, कंपनी जो आपको 3 महीने का समय मिला था OR पास करके नाम को रेक्टिफाई करने का, आपने उस 3 महीने में OR पास नहीं किया, तो हम कहेंगे इस रूल 33A के तहत आपका नाम ऑटोमेटिकली हो जाएगा रेक्टिफाइड। तो क्या आपके नाम के वर्ड्स बन जाएंगे ORDNC, साथ में आ जाएगा ईयर ऑफ पासिंग ऑफ द डायरेक्शन और सीरियल नंबर एंड एग्जिस्टिंग सिन ऑफ द कंपनी। चलिए तो ये बन जाएगा बिकम द न्यू नेम ऑफ द कंपनी विदाउट एनी फर्दर एक्ट और डीड बाय द कंपनी। इन वर्ड से मैं एक बात क्लैरिफाई कर दी, कंपनी तुम्हें इसलिए कुछ भी काम करने की आवश्यकता नहीं है। फॉर एग्जांपल कंपनी कहे जी हमने तो कोई एक्शन ही नहीं लिया, हमने तो कोई एक्ट कोई डीड नहीं की, तुम्हारा नाम रेक्टिफाई कैसे हो सकता है, कैसे हो सकता है, लॉ के सेक्शन 16 प्लस 33A रूल की वजह से हो रहा है। और इसमें साफ साफ लिखा है कंपनी तुम्हें कोई भी काम करने की आवश्यकता नहीं है, तुम्हारा नाम हो जाएगा ऑटोमेटिकली रेक्टिफाइड। And the regional director shall accordingly make entry of the new name in the register of companies and issue a fresh certificate of incorporation in form number INC 11C। कंपनी आपको एक फ्रेश सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन लेगा जिसमें आपका ये नाम लिखा हुआ होगा। आगे पढ़ते हैं, प्रोवाइडेड दैट नथिंग कंटेन्ड इन सब रूल 1, जो भी हमने पढ़ा था ये सब रूल 1, इसमें लिखी गई बात अब अप्लाई नहीं होगी। कब नहीं होगी, इन केस ई फॉर्म INC 24 फाइल्ड बाय द कंपनी इज पेंडिंग फॉर डिस्पोजल एट द एक्सपायरी ऑफ 3 months फ्रॉम द डेट ऑफ इशू ऑफ डायरेक्शन बाय रीजनल डायरेक्टर। यहीं पर रुक जाते हैं। अभी एक सिचुएशन लेते हैं, कंपनी तुम्हें 3 महीने का समय मिलता था, तुम्हें 3 महीने में अपना नाम रेक्टिफाई करना था, तो कंपनी ने क्या किया, 3 महीने के अंदर अंदर OR पास कर लिया।
अब जब हम अपना नाम रेक्टिफाई करके नया नाम रख रहे होते हैं तो नए नाम के लिए भी हमें चाहिए होती है सीजी की अप्रूवल। सीजी की अप्रूवल लेने के लिए हम क्या करते हैं, हम सीजी की अप्रूवल लेने के लिए ये फॉर्म INC 24 में एप्लीकेशन देते हैं कि सीजी हम अपना नाम रेक्टिफाई करना चाहते हैं, रेक्टिफाई करके ये हमारा नया नाम होगा। आप ये नया नाम लिखकर INC 24 फॉर्म में भेजते हो सीजी को। अब सपोज आपने तो 3 महीने के अंदर अंदर एप्लीकेशन दे दी पर सीजी ने आपकी एप्लीकेशन को अभी तक डिस्पोज ऑफ नहीं किया, तो क्या हम ये कहें कंपनी की गलती है? हम कहेंगे बिल्कुल नहीं भाई, ये कंपनी, तुम्हारा जो काम था कि तुम्हें रेक्टिफाई करने के लिए OR पास करना था, आपने OR पास कर लिया। सीजी की अप्रूवल भी आपको लेनी होती थी, उसके लिए आपको ई फॉर्म INC 24 भरना होता था, आपने वो भी भर दिया, तो कंपनी तुम्हारी गलती नहीं है। अभी तो सीजी ने अप्रूवल देने में सपोज कोई देरी की हुई है, ये है पेंडिंग डिस्पोजल बाय सीजी, तो कंपनी तुम्हारी गलती नहीं है। इससे अब 3 महीने चाहे बीत भी क्यों ना गए हो, जो सब रूल 1 में लिखी गई बात थी कि आपका नाम ऑटोमेटिकली रेक्टिफाई हो जाएगा, इस तरीके का नाम हो जाएगा। अब ये बात अप्लाई नहीं होगी। कब तक अप्लाई नहीं होगी? जब तक आपके ई फॉर्म INC 24 को डिस्पोज ऑफ नहीं कर दिया जाता। अब सोचें, अगर ई फॉर्म INC 24 को डिस्पोज ऑफ किया, सीजी ने अप्रूवल दे दी, तो हम कहेंगे अब कंपनी का नया नाम क्या होगा? वो नया नाम होगा जो इस ई फॉर्म INC 24 में लिखा हुआ था, क्योंकि सीजी ने अप्रूव कर दिया इस नाम को। और सपोज जब सीजी ने 3 महीने के बाद इस INC 24 फॉर्म को डिस्पोज ऑफ किया, तो डिस्पोज ऑफ कैसे किया? रिजेक्ट कर दिया, कहा कंपनी तुम्हें ये नया नाम नहीं मिलेगा जो तुमने INC 24 में भर के दिया है। अब हम कहेंगे भाई कंपनी का जो प्रोसेस था ये प्रोसेस तो फेल हो गया और 3 महीने बीत चुके हैं, अब ऑटोमेटिक रेक्टिफिकेशन की बात अप्लाई हो जाएगी। ये बात हमें आगे पढ़ने को मिल गई। अनलेस द सेड ई फॉर्म इज सब्सिक्वेंटली रिजेक्टेड, इसका मतलब अगर 3 महीने के बाद सीजी ने इस फॉर्म को रिजेक्ट कर दिया तो क्या होगा? सब रूल 1 की बात अप्लाई हो जाएगी, और सब रूल 1 की बात अप्लाई होने का मतलब क्या हुआ? कंपनी तुम्हारा नाम ऑटोमेटिकली रेक्टिफाई हो जाएगा, इस तरीके का नाम तुम्हारा बन जाएगा। आई बिलीव ये सब रूल 1 की बात आप लोगों को क्लियर हो गई होगी। आगे पढ़ते हैं। अ कंपनी whose name has been changed under sub rule 1 shall at once make necessary compliance with the provisions of section 12 of the act, and the statement order of regional director not complied under section 16 of the Companies Act 2013 shall be mentioned in brackets below the name of the company wherever its name is printed, affixed or engraved। पहले देखें सेक्शन 12 क्या कहता है। सेक्शन 12 कहता है कंपनी आपको अपना नाम कई जगह लिखना होगा। फॉर एग्जांपल कंपनी का रजिस्टर्ड ऑफिस है, रजिस्टर्ड ऑफिस के बाहर कंपनी का नाम लिखा होना चाहिए। कंपनी के जितने भी ब्रांच ऑफिसेज होंगे उन ब्रांच ऑफिसेज के बाहर भी कंपनी का नाम लिखा हुआ होना चाहिए। कंपनी के जितने भी लेटर हेड्स हैं, बिल हेड्स हैं, उन पर भी कंपनी का नाम लिखा होना चाहिए। कंपनी की अगर कॉमन सील है उस पर भी कंपनी का नाम लिखा होना चाहिए। तो हम कहेंगे अब सेक्शन 12 का कंप्लायंस करना कंपनी। सेक्शन 12 का कंप्लायंस करने का मतलब जो जो तुम्हारे ऑफिसेज हैं उनके बाहर अपना जो नाम था वो ये वाला नाम लिखना, लेटर हेड्स के ऊपर ये वाला नाम लिखना। सोचना कितना अजीब होगा। फॉर एग्जांपल किसी कंपनी ने अपना नाम रख लिया था सपोजिंगली एस्कॉट्स इंडिया लिमिटेड। इस नाम की कंपनी पहले से ही एग्जिस्टेंस में है। सीजी ने डायरेक्शन देकर कहा ये स्कॉट्स इंडिया लिमिटेड गलत नाम है, आप इसे रेक्टिफाई करो। कंपनी ने 3 महीने के अंदर अंदर इसे रेक्टिफाई नहीं किया, INC 24 फॉर्म भर के भी नहीं दिया। 3 महीने बीत गए। 3 महीने बीतते ही क्या होगा? अब जो कंपनी थी ये स्कॉट्स इंडिया लिमिटेड, ये नाम आपका गलत नाम हो गया है। अब आपको इस नाम को क्या करना होगा? रेक्टिफाई करना था पर आपने तो किया नहीं, ऑटोमेटिकली रेक्टिफाई होके ऐसा नाम बन जाएगा। ये नाम क्या होगा? ORDNC, जिस ईयर में पास हुआ उसके बाद आपका आ जाएगा सिन नंबर। अब सोचें कितना अजीब सा नाम है। यही नाम लिखना होगा कंपनी आपको अपने सारे ये सारे लेटर हेड्स पर, बिल हेड्स पर, कॉमन सील अगर है वहां पर भी, एंड सो ऑन। ये नाम होगा। इस नाम के साथ साथ ये लंबे चौड़े वर्ड्स भी लिखने होंगे। ऑर्डर ऑफ रीजनल डायरेक्टर नॉट कंप्लाइड, आगे ये भी लिखोगे अंडर सेक्शन 16 ऑफ द कंपनीज एक्ट 2013। ये सारे वर्ड्स आएंगे। चलिए अब आगे देखते हैं। प्रोवाइडेड दैट नो सच स्टेटमेंट शैल बी रिक्वायर्ड टू बी मेंशन्ड इन केस द कंपनी सब्सिक्वेंटली चेंजेस इट्स नेम इन अकॉर्डेंस विद द प्रोविजंस ऑफ सेक्शन 13 ऑफ द एक्ट। ये तो क्लैरिफिकेशन दे दी। सपोज कंपनी तुमने 3 महीने में कोई एक्शन नहीं लिया था तो अब तुम्हें अपना ये नाम यूज करना पड़ रहा है। कंपनी को समझ आ गया भाई ये नाम तुम्हारे लिए बहुत भद्दा सा नाम है, बहुत अजीब, बहुत खराब सा नाम है। कंपनी चाहती है अब इस नाम को हटाया जाए, एक नया नाम लाया जाए। क्या नया नाम ला सकते हो? बिल्कुल। आप सेक्शन 13 के प्रोविजंस का कंप्लायंस करो, चेंज ऑफ नेम करो। क्या करोगे? एसआर पास करोगे और सीजी के अप्रूवल लोगे। सीजी ने जब अप्रूव किया तो आपको नया नाम मिल जाएगा। तो ऐसा करके आप नया नाम रख सकते हो। ये बात हमें बता दी इस प्रोवाइजो ने, इसमें क्लैरिफाई कर दिया कि यदि कंपनी तुमने बाद में अपना नाम चेंज कर लिया एज पर सेक्शन 13, तब तुम्हें ऐसी कोई स्टेटमेंट लिखने की जरूरत नहीं होगी। क्यों नहीं होगी? क्योंकि अब हम कहेंगे जो तुमने नॉन कंप्लायंस किया था, रीजनल डायरेक्टर के ऑर्डर को नहीं माना था, वो नॉन कंप्लायंस अब खत्म हो गया क्योंकि तुमने सेक्शन 13 के मुताबिक अपना नाम चेंज कर लिया। चलिए
चलिए, आई बिलीव ये रूल 33A भी क्लियर हो गया होगा। अब अगर हम देखते हैं इस अमेंडमेंट को दोबारा से, सेक्शन नंबर 16 में पहली अमेंडमेंट क्या देखी हमने? पहली अमेंडमेंट देखी जब रजिस्टर्ड ट्रेडमार्क के प्रोप्राइटर द्वारा दी गई एप्लीकेशन थी, सीजी ने डायरेक्शन दी थी कि आप अपना नाम कंपनी रेक्टिफाई करो। कंपनी तुम्हें अपना नाम अब रेक्टिफाई करने के लिए 6 महीने नहीं, केवल 3 महीने का समय मिलेगा। ये तो गई पहली अमेंडमेंट। दूसरी अमेंडमेंट हुई, अगर कंपनी तुमने नहीं किया अपना नाम रेक्टिफाई बाय पासिंग ऑर्डिनरी रेजोल्यूशन, तो जो पहले पनिशमेंट होती थी वो पनिशमेंट अब एप्लीकेबल नहीं होगी, पनिशमेंट का प्रोविजन खत्म हो गया। तीसरी अमेंडमेंट हुई, सीजी ने आपको दी थी डायरेक्शन, पर आपने कंपनी विद इन 3 मंथ्स नहीं किया अपने नाम को रेक्टिफाई, तो क्या होगा? ऑटोमेटिक रेक्टिफिकेशन ऑफ नेम हो जाएगा। ऑटोमेटिक रेक्टिफिकेशन ऑफ नेम कैसे होगा? हम कहेंगे जो तरीका प्रिस्क्राइब्ड है उस तरीके से कंपनी तुम्हारा नाम हो जाएगा रेक्टिफाई। कंपनी तुम्हें कोई एक्शन, कोई एक्ट, कोई डीड करने की आवश्यकता नहीं है। और प्रिस्क्राइब क्या है? रूल 33 है जो हमने पढ़ लिया कि ऑर्डर ऑफ रीजनल डायरेक्टर नॉट कंप्लाइड। इसके लिए शॉर्ट में जो अल्फाबेट्स बनते हैं वो ये बनते हैं, ये वर्ड्स लिखे जाएंगे, ईयर लिखा जाएगा, सिन नंबर लिखा जाएगा। और जहां भी कंपनी तुम अपना नाम लिखोगी उसके आगे आपने नीचे ब्रैकेट में भी लिखोगी ऑर्डर ऑफ रीजनल डायरेक्टर नॉट कंप्लाइड, और ये किसके अनुसार है? कंपनीज एक्ट 2013 के सेक्शन 16 के अनुसार है। चलिए, सो मैंने आपको साथ में रिवाइज भी करवा दिया जो अभी हमने अमेंडमेंट को पढ़ा है। चलिए, अब आते हैं जो सेकंड अमेंडमेंट है। सेकंड अमेंडमेंट है सेक्शन 145 में। सेक्शन 145 में हम पढ़ते हैं चैप्टर नंबर 8 ऑफ कंपनीज एक्ट 2013 में। इस सेक्शन 125 के साथ ही वैसे हम एक सेक्शन और भी मेंशन लाते हैं 124, 125। क्यों ये बात इकट्ठा पढ़ते हैं उसकी वजह, एक एग्जांपल ऐसा लेते हैं। सपोजिंगली कंपनी आपने डिविडेंड डिक्लेयर किया, ये डिविडेंड वारंट भी आपने पोस्ट कर दिया, लेकिन जो शेयर होल्डर था वो ये डिविडेंड वारंट नहीं एनकैश कर पाता है, तो क्या होता है? उसका डिविडेंड रह जाता है अनपेड। जो अनपेड डिविडेंड है वो अनपेड डिविडेंड अकाउंट में रखा जाता है फॉर अ पीरियड ऑफ 7 ईयर्स, पर 7 साल तक भी अगर क्लेम नहीं होता तो उसे ट्रांसफर कर दिया जाता है IEPF में, जिसका पूरा नाम है इन्वेस्टर एजुकेशन एंड प्रोटेक्शन फंड। अब आती है एक बात, सपोजिंगली इसी को वैसे फंड के नाम से भी जानते हैं। जो चीज मैंने भी आपको डिविडेंड के लिए बताई उससे सिमिलर चीजें आ जाती हैं और कुछ चीजों के लिए, फॉर एग्जांपल डिबेंचर्स के लिए और डिपॉजिट्स के लिए। जैसे कि जो डिविडेंड था वो 7 ईयर तक अनपेड रहा तो ट्रांसफर हो गया IEPF में। सेम वे अगर डिबेंचर्स रिडीम हुए पर किसी डिबेंचर होल्डर ने इनका पैसा अभी तक नहीं लिया, 7 साल बीत गए, तो ये डिबेंचर्स का भी जो अनपेड अमाउंट है वो पहुंच जाता है IEPF में। डिपॉजिट से डिपॉजिटर ने अपना पैसा नहीं लिया 7 साल तक, तो ये कहाँ आ जाएगा? IEPF में ट्रांसफर हो जाएगा। ट्रांसफर होगा इसी को हम बोलेंगे IEPF में हो जाएगा ये क्रेडिट। अब सेक्शन 125 हम पहले ही कर चुके हैं, इसमें अमेंडमेंट कहां पर है? इसका सबसेक्शन नंबर है 2। इसमें हम पढ़ते हैं क्रेडिट्स टू द फंड, जिसमें बहुत सारे पॉइंट्स हैं, ये चीजें क्रेडिट होंगी। सो ये हमने पहले ही पढ़ी हुई हैं। पॉइंट इसके क्लॉजेज आप देखोगे तो A to N है। ये जो क्लॉज नंबर है नहीं से अगर देखते हैं, सच अदर अमाउंट एज में भी प्रिस्क्राइब। अभी तो मैंने आपको एग्जाम्पल दिया, मैंने आपको बहुत कम चीजों का एग्जाम्पल दिया। 125 के तहत मैंने आपको 3 चीजों का एग्जाम्पल दिया। जो अनपेड डिविडेंड है वो ट्रांसफर होता है EPF में, जो डिबेंचर्स रिडीम हुए पर अभी तक उनका रिडम्पशन का अमाउंट नहीं लिया है किसी डिबेंचर होल्डर ने, वो ट्रांसफर हुआ IEPF में। डिपॉजिटर ने डिपॉजिट्स का पैसा नहीं लिया है तो वो भी हो जाता है ट्रांसफर टू द IEPF। इन तीनों के लिए 7 ईयर्स की बात एप्लीकेबल होती है। मैंने तो ये आपको 3 एग्जांपल्स दिए हैं, पर ऐसे कई सारे और पॉइंट्स हैं, जैसे प्रेफरेंस शेयर्स का रिडम्पशन है, एप्लीकेशन मनीज एंड ड्यू फॉर रिफंड एटसेट्रा एटसेट्रा। बहुत सारी चीजें हैं जो कि IEPF में ट्रांसफर होती हैं, और वो कहाँ लिखी हैं? इन क्लॉजेज में लिखे हैं, क्लॉज नंबर A से लेकर क्लॉज नंबर N तक में। जो क्लॉज नंबर N है उसमें लॉ मेकर्स ने कहा वो सारी अमाउंट्स जो कि CG प्रिस्क्राइब कर देगी रूल्स बनाकर, वो सारी चीजें भी IEPF में ट्रांसफर होंगी। अब इस क्लॉज नंबर N के तहत एक बनाया गया है रूल नंबर 3। ये है रूल नंबर 3, हमें इस रूल नंबर 3 को पढ़ना है। चलिए जी, prescribed credits to the fund, ये रूल 3 ऑफ द इन्वेस्टर्स एजुकेशन एंड प्रोटेक्शन फंड अथॉरिटी अकाउंटिंग ऑडिट ट्रांसफर एंड रिफंड रूल्स 2016। काफी लंबा नाम है इन रूल्स का, याद करने में थोड़ी मेहनत तो करनी पड़ेगी। चलिए, देयर शैल बी क्रेडिटेड टू द फंड द फॉलोइंग अमाउंट्स नेमली, क्लॉज नंबर A
all amounts payable as mentioned in clause A to N of subsection 2 of section 125। अब सोचिए कि इस पॉइंट को लिखने की जरूरत थी? मेरे हिसाब से तो लिखने की जरूरत नहीं थी। क्यों नहीं? सेक्शन 125 के सबसेक्शन नंबर 2 के क्लॉज नंबर A to N में जो जो चीजें लिखी हैं वो क्रेडिट की जाएंगी इस फंड में। हम कहेंगे भाई ना भी लिखा होता तो भी हमें पता था। कैसे? हमने यहाँ पढ़ा तो था सेक्शन 125 का सबसेक्शन नंबर 2, इसके क्लॉज नंबर A से लेकर क्लॉज नंबर N तक जितनी चीजें लिखी हैं वो क्रेडिट की जाती हैं टू द फंड। ये बात तो हमें लॉ ने ही बता दी थी। लॉ का मतलब सेक्शन 125 के सबसेक्शन नंबर 2 के क्लॉज नंबर A to N में लिखी हुई है, तो इसे लिखने की जरूरत ही नहीं थी इन रूल नंबर 3। फिर भी इसे रूल 3 में लिख दिया गया, तो मैं डुप्लीकेसी है, गलत नहीं है, पर जरूरत भी नहीं थी लिखने की। पॉइंट नंबर बी पर आते हैं। ऑल शेयर्स इन अकॉर्डेंस विद सबसेक्शन नंबर 6 ऑफ सेक्शन 124 ऑफ दैट। अब ये क्या चीज है? अगर इसे याद करें, मान लेते हैं कोई एक व्यक्ति हैं जिनका कोई नाम ले लेते हैं, सपोज मिस्टर लेजी। मिस्टर लेजी किसी कंपनी के शेयर होल्डर है, मान लेते हैं रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड के शेयर होल्डर है। रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड ने क्या किया, इन्हें सपोजिंगली एक डिविडेंड का चेक भेजा, लेकिन मिस्टर लेजी, नाम इनका लेजी है भाई, इन तो चेक ही इन कैश नहीं किया, और ये चेक की वजह से जो इन्हें डिविडेंड मिलना था वो डिविडेंड नहीं मिल पाया। अब ऐसा काफी लंबे समय तक होता रहा। कितने समय तक होता रहा? 7 ईयर्स तक होता रहा, इन्हें डिविडेंड नहीं मिला। अब लॉ मेकर्स ने एक बात लिखी हुई है सेक्शन नंबर 124 के सबसेक्शन नंबर 6 में कि अगर किसी व्यक्ति ने 7 साल तक मिले किसी भी डिविडेंड को रिसीव नहीं किया है, उसका सारा डिविडेंड अनपेड अनक्लेम्ड है 7 साल का लगातार, तो जो शेयर्स होंगे मिस्टर लेजी आपके पास, कौन सी कंपनी के शेयर्स? इस RIL के शेयर्स, ये शेयर्स ऑफ RIL भी ट्रांसफर हो जाएंगे टू दिस इन्वेस्टर एजुकेशन एंड प्रोटेक्शन फंड। जैसे आप में से सपोज कोई स्टूडेंट अब शेयर्स होल्ड करता है किसी कंपनी के, तो आपके वो डीमेट अकाउंट में रखे होते हैं। वैसे हम कहेंगे एक डीमेट अकाउंट होगा, वो डीमेट अकाउंट किसका होगा? अथॉरिटी का होगा। अब अथॉरिटी का मतलब क्या है? जो इस IEPF को मैनेज करती है वो कौन है? वो एक अथॉरिटी है जिसका गठन, जिसे एस्टेब्लिश किया है सेंट्रल गवर्नमेंट ने। तो IEPF अथॉरिटी है, या उसे हम ओनली वर्ड बोलते हैं अथॉरिटी। अथॉरिटी है जो मैनेज करती है इस IEPF को, उस अथॉरिटी के नाम का एक डीमेट अकाउंट होता है। उस डीमेट अकाउंट में ये सारे शेयर्स ट्रांसफर हो जाएंगे। तो देखिए, क्या इस पॉइंट नंबर बी की भी कोई आवश्यकता थी? मेरे हिसाब से तो नहीं थी। क्यों नहीं? रीजनिंग ना लिखा होता रूल 3 में पॉइंट बी तो भी फर्क नहीं पड़ता। रीजनिंग सेक्शन 124 का सबसेक्शन नंबर 6 ये साफ साफ बोलता है कि अगर किसी शेयर होल्डर ने डिविडेंड रिसीव नहीं किया है लगातार 7 साल तक, तो वो सारे शेयर्स जो उसके पास हैं वो ट्रांसफर हो जाएंगे टू द फंड। आ जाते हैं पॉइंट नंबर सी पर। ऑल द रिजल्टेंट बेनिफिट्स अराइजिंग आउट ऑफ शेयर्स हेल्ड बाय द अथॉरिटी अंडर क्लॉज बी। अब सोचिए, ये मिस्टर लेजी के पास जो शेयर्स है RIL के, सपोज ये थे 1000 शेयर्स, 1000 शेयर्स से ये 1000 शेयर्स कहां ट्रांसफर हो गए? IEPF में ट्रांसफर हो गए। सपोज अब RIL ने क्या किया, डिविडेंड डिक्लेयर किया, तो ये डिविडेंड इन 1000 शेयर्स में मिलना था। मिस्टर लेजी को तो मिलेगा नहीं, क्योंकि मिस्टर लेजी अब तुम्हारे पास शेयर्स ही नहीं है। शेयर्स कहां ट्रांसफर हो गए हैं? IEPF में। तुम कहेंगे लॉजिकल बात है, जो डिविडेंड दे रही है RIL, वो डिविडेंड भी किसके पास आ जाएगा? IEPF में आ जाएगा। तो मैंने एग्जांपल ले लिया, रिजल्टिंग बेनिफिट्स का एग्जांपल क्या ले लिया? डिविडेंड है। तो RIL जो डिविडेंड डिक्लेयर करेगी वो डिविडेंड भी क्रेडिट हो जाएगा टू द फंड। और यही चीज हम पढ़ रहे हैं इस रूल 3 में, क्या क्या क्रेडिट्स होंगे टू द फंड। आ जाते हैं इस क्लॉज नंबर डी पर। ऑल ग्रांट्स, फीस एंड चार्जेस रिसीव्ड बाय द अथॉरिटी अंडर दीज रूल्स। अब सपोज आप इन दो वर्ड्स को लेते हैं, फीस एंड चार्जेस। इसका एक एग्जांपल इजी बन जाता है। मिस्टर लेजी को एहसास होता है भाई इनको अपनी लापरवाही का कितना नुकसान हो रहा है, ना तो इनके पास अपने शेयर्स हैं और ना ही इन्हें डिविडेंड मिल पा रहा है। मिस्टर लेजी चाहते हैं कि अब उन्हें अपने सारे शेयर्स 1000 शेयर्स वापस मिल पाए। क्या मिस्टर लेजी अपने ये शेयर्स वापस ले पाएंगे? हम कहेंगे बिल्कुल। जो अथॉरिटी का गठन किया हुआ है CG ने, जो अथॉरिटी मैनेज करती है EPF को, मिस्टर लेजी क्या करेंगे, इस अथॉरिटी को देंगे एक एप्लीकेशन, और इस एप्लीकेशन में कहेंगे कि मुझे मेरे शेयर्स वापस दे दिए जाएं। तो इन्हें अपने शेयर्स वापस मिल पाएंगे जब ये देंगे एप्लीकेशन। जब ये एप्लीकेशन देंगे तो इनसे कुछ फीस ली जाएगी, या हम कह सकते हैं इनसे लिए जाएंगे कुछ चार्जेस। तो जो चार्जेस फीस मिल रही हैं इस अथॉरिटी को, अथॉरिटी उस फीस का क्या करेगी, उन चार्जेस का क्या करेगी, वो भी ट्रांसफर हो जाएंगे IEPF में।
क्लॉज नंबर ई पर आते हैं, ऑल सम्स रिसीव्ड बाय द अथॉरिटी फ्रॉम सच अदर सोर्सेज एज मे बी डिसाइडेड अपॉन बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट। अब इसका तो हमारे पास कोई एग्जांपल नहीं हो सकता, क्योंकि ये बात रूल्स में भी नहीं लिखी हुई। सेंट्रल गवर्नमेंट अगर डिसाइड करेगी कि किसी इस सोर्स से मान लेते हैं 2 सोर्सेज सीजी ने बता दिए, इन 2 सोर्सेज से भी पैसा मिला करेगा अथॉरिटी को, आईपीएफ में पैसे आएंगे तो जरूर आएंगे, वो भी क्रेडिट हो जाएगा। क्लॉज नंबर एफ, ऑल इनकम अर्न्ड बाय द अथॉरिटी इन एनी ईयर। अब सोचें, इस आईपीएफ में बहुत सारा पैसा रखा है, कुछ करोड़ एंड करोड़ ऑफ रुपीज रखे हुए हैं। ये करोड़ एंड करोड़ ऑफ रुपीज पर कोई ना कोई इनकम जनरेट होती होगी। फॉर एग्जांपल, ये करोड़ ऑफ रुपीज को रखा गया है किसी बैंक अकाउंट में, उस पर कुछ इंटरेस्ट मिलता होगा, या फिक्स डिपॉजिट कराया है उस पर कुछ इंटरेस्ट मिलता होगा। तो जो भी इनकम अर्न करेगी अथॉरिटी इस आईपीएफ में जमा पैसे पर, वो पैसा भी तो ऐड होता रहेगा इसी फंड में। आ जाते हैं क्लॉज नंबर एफ ए, अमेंडमेंट के थ्रू ये क्लॉज एफ ए ऐड किया गया। ये आपको ऐसे ही पता चल जाता है, एफ और जी के बीच में लाया गया, ये एक क्लॉज है तो ये अमेंडमेंट के थ्रू लाया गया। All shares held by the authority in accordance with proviso of subsection 9 of section 90 of the act and all the resultant benefits arising out of such shares without any restrictions। अब भाई ये तो एक कॉम्प्लिकेटेड सा कंसेप्ट है, अगर हम यहाँ पर पढ़ें सेक्शन 90 डिटेल में पढ़ें तो थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड लगता है, लेकिन यहाँ पर देखें तो हमें लगेगा बात तो हम डिविडेंड की कर रहे हैं, लेकिन यहाँ पर तो सेक्शन 90 की बात आ गई। तो यहाँ सेक्शन 90 में हम कंसेप्ट पढ़ते हैं सिग्निफिकेंट बेनिफिशियल ओनर का। अब ये कंसेप्ट मैं आपको थोड़ा सा याद दिलाता हूं जिससे हम ये पॉइंट को समझ पाए। मैंने इस कंसेप्ट को आप लोगों के लिए यहां रखा, आप लोगों ने पहले ऐसे ही पढ़ा हुआ है सेक्शन नंबर 90। हम एक कंसेप्ट पढ़ते हैं सेक्शन 90 में कि आप सिग्निफिकेंट बेनिफिशियल ओनर हो। यहां मैं बहुत डिटेल में कंसेप्ट में नहीं जाऊंगा क्योंकि ये कंसेप्ट हमारा किया हुआ है, बस आपको एक फास्ट गो थ्रू कराऊंगा। एसबीओ आप कब होते हो? जब आप कोई इंडिविजुअल होते हो, आप इनडायरेक्टली किसी व्यक्ति के थ्रू, किसी ट्रस्ट के थ्रू होल्ड करते हो 25% या 25% से भी ज्यादा के शेयर्स किसी कंपनी के, तो आप कहलाते हो सिग्निफिकेंट बेनिफिशियल ओनर। अगर आप सिग्निफिकेंट बेनिफिशियल ओनर होते हो तो आपकी एक ड्यूटी होती है कि आप एक डिक्लेरेशन देते हो कंपनी को, जिससे आप बताते हो कि आपकी कितनी शेयर होल्डिंग है। अगली बात, जो कंपनी होती है, कंपनी की भी एक ड्यूटी होती है कि कंपनी आइडेंटिफाई करेगी सिग्निफिकेंट बेनिफिशियल ओनर को। सपोज कंपनी सिग्निफिकेंट बेनिफिशियल ओनर को आइडेंटिफाई करने की कोशिश करती है और इसके लिए एक नोटिस भेजती है किसी व्यक्ति को। जिसे नोटिस भेजती है वो इस नोटिस का जवाब ही नहीं देता, या जवाब देता है तो अनसेटिस्फैक्टरी सा जवाब देता है, तब क्या होता है? हम कहेंगे जब ऐसा होगा तो कंपनी तुम क्या करोगी? तुम कंपनी ट्रिब्यूनल के पास एक एप्लीकेशन दोगी और एप्लीकेशन देकर कहोगी हमने किसी व्यक्ति से इंफॉर्मेशन मांगी थी, हमें लग रहा था कि वो एक सिग्निफिकेंट बेनिफिशियल ओनर है, पर उसने कोई जवाब नहीं दिया, या जवाब दिया तो जवाब बहुत अनसेटिस्फैक्टरी है, और इसी वजह से यहाँ पर ये वर्ड्स को पहले देख लेते हैं, इस पर्सन ने इंफॉर्मेशन नहीं दी है या जो इंफॉर्मेशन दी है वो सेटिस्फैक्टरी नहीं है। तो कंपनी ये बात कहने के लिए किसके पास चली जाती है? ट्रिब्यूनल के पास चली जाती है। जब कंपनी ट्रिब्यूनल के पास जाती है, ट्रिब्यूनल क्या करता है? अपॉर्चुनिटी ऑफ बीइंग हर्ड देता है इस व्यक्ति को, कंपनी को भी, और कहता है कि बताओ क्या तुम सिग्निफिकेंट बेनिफिशियल ओनर हो। अगर ट्रिब्यूनल की तसल्ली होती है कि है तो ये सिग्निफिकेंट बेनिफिशियल ओनर, लेकिन इसने कोई सही जवाब नहीं दिया है, तब कंपनी ट्रिब्यूनल एक ऑर्डर पास कर देता है, रिस्ट्रिक्ट कर देता है इसके कुछ राइट्स। कौन से राइट्स? वोटिंग के राइट्स भी और अदर राइट्स भी। अदर राइट्स मतलब इसे डिविडेंड भी नहीं मिलेगा, बोनस शेयर्स भी नहीं मिलेंगे, वगैरह वगैरह। अभी तक की जो बात है मैं अगर इसे एक बार रिपीट करता हूं जिससे कि आप लोगों को अच्छे से दिमाग में बैठ जाए बात, क्योंकि सेक्शन 90 शब्द पढ़े हुए कुछ समय हो गया हो तो हो सकता है थोड़ा सा भूल गए हो। आप सिग्निफिकेंट बेनिफिशियल ओनर हो क्योंकि आप इनडायरेक्टली होल्ड करते हो किसी कंपनी में 25% या उससे ज्यादा के शेयर्स। आप होल्ड करने वाले व्यक्ति कौन हो? इंडिविजुअल हो, और इनडायरेक्टली करते हो किसी एक व्यक्ति या किसी ट्रस्ट के जरिए। अब आपकी ड्यूटी होती है आप डिक्लेरेशन दो, पर कंपनी की भी साथ में एक ड्यूटी होती है, कंपनी भी आइडेंटिफाई करने की कोशिश करे इस एसबीओ को। अगर कंपनी एसबीओ को आइडेंटिफाई करने के लिए नोटिस भेजती है जिसका उसे सही जवाब नहीं मिलता या जवाब ही नहीं मिलता, तो कंपनी क्या करेगी? कंपनी ट्रिब्यूनल के पास एक एप्लीकेशन लेकर चली जाएगी और ट्रिब्यूनल को कहेगी ट्रिब्यूनल आप रिस्ट्रिक्ट कर दो इन शेयर से जुड़े हुए सारे के सारे राइट्स, और ट्रिब्यूनल ऐसा ऑर्डर पास कर देता है। जब ट्रिब्यूनल ऐसा ऑर्डर पास कर देता है तो क्या होता है? सोचिए जो शेयर होल्डर था उसके पास कोई राइट नहीं बचा, ना तो वो अपने शेयर्स को ट्रांसफर कर पाएगा, ना उसे अपने शेयर्स पर कोई बोनस शेयर्स, राइट शेयर्स, डिविडेंड कुछ भी नहीं मिलेगा। अब जो ये व्यक्ति था शेयर होल्डर, वो एक एप्लीकेशन दे सकता है ट्रिब्यूनल को विद इन अ पीरियड ऑफ 1 ईयर और कह सकता है कि आप जो मेरे शेयर्स हैं उन पर लगाई गई रिस्ट्रिक्शंस को पूरा का पूरा हटा लीजिए या रिलैक्स कर दीजिए, रिलैक्स कर दें या लिफ्ट कर दें इन सारी रिस्ट्रिक्शंस को।
अब एक सिचुएशन मान लेते हैं 1 साल बीत गया पर ट्रिब्यूनल के पास ऐसी एप्लीकेशन ही नहीं आई कि मेरे शेयर्स पर जो रिस्ट्रिक्शंस है उन्हें हटाया जाए, तो क्या होगा? हम कहेंगे अब ये सारे के सारे शेयर्स ट्रांसफर कर दिए जाएंगे आईईपीएफ में। अब अगर आप देखें तो ये बात सेक्शन 90 में साफ साफ लिखी हुई है कि अगर 1 साल के अंदर अंदर ट्रिब्यूनल के पास कोई एप्लीकेशन नहीं आती है तो जिन शेयर्स के ऊपर रिस्ट्रिक्शन लगाई गई थी वो सारे के सारे शेयर्स आईईपीएफ में ट्रांसफर होंगे और ट्रांसफर होंगे विदाउट एनी रिस्ट्रिक्शन। ये बात साफ साफ लिखी गई है सेक्शन नंबर 90 में। इसी बात को हम कहेंगे कॉपी पेस्ट कर दिया गया है रूल 3 में। रूल 3 जिसमें आपको पढ़ा रहा था क्या क्या क्रेडिट्स होंगे टू द फंड, उसमें ये बात आ गई है। अब इसे पढ़ के देखिए। ऑल शेयर्स held by the authority in accordance with the proviso of subsection 9 of section 90 of the act and all the resultant benefits arising out of such shares without any restrictions। इसका मतलब क्या हुआ? सेक्शन 90 के सबसेक्शन नंबर 9 के प्रोवाइजो के तहत जो भी शेयर्स अथॉरिटी को ट्रांसफर हुए और ये अथॉरिटी को क्यों ट्रांसफर हुए? ट्रिब्यूनल ने देखा 1 साल तक हमारे पास कोई भी एप्लीकेशन नहीं आई है कि शेयर्स पर से रिस्ट्रिक्शंस हटा लो। जब ऐसी कोई एप्लीकेशन ही नहीं आई 1 साल तक तो क्या करो? इन शेयर्स को ट्रांसफर कर दो टू आईईपीएफ। तो ये पॉइंट आया तो अमेंडमेंट से, लेकिन हम कहेंगे ये पॉइंट बिल्कुल सेम आ गया जो कि सेक्शन 90 के सबसेक्शन नंबर 9 में लिखा हुआ था। तो हमने क्रॉस रेफरेंसिंग कर दी। पहले ये बात नहीं लिखी थी रूल 3 में, अब अमेंडमेंट करके रूल 3 में लिख दी। चलिए अब आते हैं ये क्लॉज नंबर जी जो शायद पढ़ के बहुत मुश्किल लगे। All amounts payable as mentioned in subsection 3 of section 10B of the Banking Companies Acquisition and Transfer of Undertakings Act 1970, Section 10B of the Banking Companies Acquisition and Transfer of Undertakings Act 1980, Subsection 3 of Section 38A of the State Bank of India Act 1955, and Section 40A of the State Bank of India Subsidiary Bank Act 1959। क्या इसे पढ़ के कोई लॉजिक मिलता है? तो आपको शायद कोई भी लॉजिक नहीं मिलेगा, रीजन नहीं। लॉजिक तब मिलेगा जब आप इन चारों एक्ट्स को पढ़ोगे, उनके इन सारे सेक्शंस को पढ़ोगे, तब आपको शायद लॉजिक मिलेगा। पर भाई इतनी मेहनत कोई क्यों करे? और सही में लगता है इतना इंपॉर्टेंट पॉइंट है क्या? कोई इतना इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है? मुझे इतना इंपॉर्टेंट कंसेप्ट नहीं लगता। अब आप लोगों के लिए मेहनत की बात है, आपको रटना होगा इन एक्ट्स का नाम, पर मैं आपको लॉजिक रीजनिंग दे देता हूं ये क्लॉज नंबर जी क्यों रखा गया। इसका एक एग्जाम्पल लेते हैं। सपोजिंगली आप एक बैंक देखते हैं यूनियन बैंक ऑफ इंडिया। इस यूनियन बैंक ऑफ इंडिया ने सपोजिंगली कोई डिविडेंड डिक्लेयर किया अपने शेयर होल्डर्स के लिए। वो डिविडेंड शेयर होल्डर को नहीं मिला और 30 डेज का पीरियड बीत गया, तो क्या होगा? 7 डेज के अंदर अंदर इसे ट्रांसफर किया जाएगा अनपेड डिविडेंड अकाउंट में। ऐसी ही बात हमने पढ़ी हुई है कंपनीज एक्ट में भी। और अगर ये 7 ईयर्स तक रखा गया अनपेड डिविडेंड अकाउंट में तो कहां जाएगा? आईईपीएफ में। जो चीज अपने कंपनीज एक्ट में पढ़ी हुई है बिल्कुल सेम टू सेम बातें आपको इन चारों एक्ट्स में लिखी मिलेंगी। तो अगर आप चाहें तो गूगल पर सर्च करें, आपको इन चारों एक्ट्स के नाम सर्च करके इन सेक्शंस को ढूंढना है। और जब आप ये सेक्शंस ढूंढेंगे तो आपको मालूम चलेगा इन सेक्शंस में बिल्कुल सेम बात लिखी हुई है जो कंपनीज एक्ट में लिखी है। जैसे हम कंपनी एक्ट में बढ़ते हैं, कंपनी जब भी डिविडेंड डिक्लेयर करती है तो विद इन 30 डेज ये डिविडेंड को पे करती है। अगर विद इन 7 डेज ये डिविडेंड पे नहीं हुआ, क्लेम नहीं हुआ, तो विद इन 7 डेज इसे ट्रांसफर कर दिया जाएगा अनपेड डिविडेंड अकाउंट में। अनपेड डिविडेंड अकाउंट में 7 ईयर्स तक रखा रहेगा डिविडेंड, और 7 ईयर्स तक भी अगर कोई क्लेम नहीं किया तो आईईपीएफ में ट्रांसफर होगा। तो जो बात कंपनीज एक्ट में लिखी हुई है वही बात इन चारों एक्ट्स में लिखी है। चारों एक्ट्स कौन से हैं? पहला हो गया बैंकिंग कंपनीज एक्विजिशन एंड ट्रांसफर ऑफ अंडरटेकिंग्स एक्ट 1970, दूसरा एक्ट हो गया बैंकिंग कंपनीज एक्विजिशन एंड ट्रांसफर ऑफ अंडरटेकिंग्स एक्ट 1980, तीसरा एक्ट हो गया स्टेट बैंक ऑफ इंडिया एक्ट 1955, और चौथा एक्ट है स्टेट बैंक ऑफ इंडिया सब्सिडरी बैंक एक्ट 1959। तो लॉजिक बिल्कुल सेम आपको मिल गया जो कंपनी एक्ट का था। और कंपनी एक्ट का लॉजिक से हमें क्या मालूम है? आईईपीएफ में डिविडेंड ट्रांसफर हो जाता है जो अनपेड रह जाता है 7 ईयर्स तक इन द अनपेड डिविडेंड अकाउंट। सेम लॉजिक हमने यहां पर भी लगा दिया। अब दिमाग में बात है सर सेम लॉजिक लगा रहे हैं तो जरूरत क्यों पड़ी हमें इन 4 एक्ट्स के नाम लिखने की? रीजन ये हुआ कंपनीज एक्ट अप्लाई होता है कंपनीज पर सपोज आप देखते हैं स्टेट बैंक ऑफ इंडिया को, क्या स्टेट बैंक ऑफ इंडिया एसबीआई कोई कंपनी है? तो आंसर इज नो, ये कोई कंपनी नहीं है, ये एक बॉडी कॉर्पोरेट है। इस पर कंपनीज एक्ट के प्रोविजंस अप्लाई नहीं हो रहे। पर एक लॉजिक
लॉजिक तो वही है जो कंपनीज एक्ट का लॉजिक है। कंपनी एक्ट का लॉजिक है 7 ईयर तक अगर डिविडेंड रह जाता है अनपेड डिविडेंड अकाउंट में तो उसे आईईपीएफ में ले आओ। हम कहेंगे सेम लॉजिक एसबीआई के लिए भी एप्लीकेबल होना चाहिए। एसबीआई तुमने डिविडेंड डिक्लेयर किया लेकिन वो डिविडेंड अनपेड डिविडेंड अकाउंट में 7 ईयर तक रहा, 7 ईयर्स के बाद कहां होना चाहिए? आईईपीएफ में। तुम पर ये बात एसबीआई क्यों अप्लाई नहीं हो रही? कंपनीज एक्ट की वजह से, क्योंकि तुम कंपनी नहीं हो। हमने कहा कोई बात नहीं, तुम पर भी ये बात एप्लीकेबल हो जाएगी। कैसे एप्लीकेबल हो जाएगी? इस एक्ट के तहत, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया एक्ट 1955 के तहत हो जाएगी। तो ये लॉजिक दिमाग में रखेंगे, आपको क्लॉज डी समझ आ जाएगा। पर भाई एक बात है, एग्जाम में आपको लॉजिक नहीं लिखना, एग्जाम में तो आपको इन एक्ट्स के नाम लिखने होंगे। अगर इस पर क्वेश्चन बना तो आपका थोड़ा रट्टे का काम बन गया। आ जाते हैं इसके आगे, क्लॉज नंबर एच। ऑल अदर सम्स ऑफ मनी कलेक्टेड बाय द अथॉरिटी एज एनविसेज्ड इन द एक्ट। तो अगर एक्ट में किसी भी वजह से कहा गया है कि अथॉरिटी तुम कुछ पैसा कलेक्ट कर सकती हो, वैसे मुझे तो लगता है ये बात हमने ऑलरेडी कवर कर लिया है इस क्लॉज नंबर डी के तहत। हमने इसमें कहा था जो भी फीस एंड चार्जेस तुम्हें अथॉरिटी मिलेगी वो सारी फीस चार्जेस या ग्रांट्स मिलेंगी वो आ जाएंगी इस फंड में क्रेडिट हो जाएंगी। तो इस क्लॉज नंबर डी में मेरे हिसाब से तो सारी चीजें कवर हो जाती। फिर भी रूल नंबर 3 में ये क्लॉज नंबर एच ने ये बात को बोल दिया, अगर किसी भी वजह से अथॉरिटी तुम्हें कोई भी पैसा मिलेगा तो पैसा भी कहां पर आ जाएगा? वो पैसा आ जाएगा इन आईईपीएफ। चलिए आगे देखते हैं। इन केस ऑफ टर्म डिपॉजिट्स एंड डिबेंचर्स ऑफ कंपनीज ड्यू अनपेड और अनक्लेम्ड, interest shall be transferred to the fund along with the transfer of the matured amount of such term deposits and debentures। अब एक लॉजिक लीजिए, सपोजिंगली डिबेंचर से जो कि कंपनी ने रिडीम किए, पर मान लेते हैं कुछ ऐसे डिबेंचर होल्डर से D1 to D100 जिन्होंने डिबेंचर्स के रिडम्पशन के अमाउंट को अभी तक क्लेम नहीं किया, 7 साल तक ये पैसा कंपनी के पास रखा रहा। 7 साल बाद इस पैसे का क्या होगा? हम कहेंगे इस पैसे को आईईपीएफ में ट्रांसफर करेंगे। अब अगली बात सोचिए, 7 साल तक इन डिबेंचर्स के ऊपर कंपनी ने जो इंटरेस्ट का अमाउंट भी था, ऐसा मान लीजिए कंपनी ने जब ये डिबेंचर्स का रिडम्पशन का अमाउंट देना था, इन D1 to D100 ने ना तो डिबेंचर्स का अमाउंट लिया और पिछले मान लेते हैं 2 साल से जो इंटरेस्ट मिलना था वो भी इन 100 डिबेंचर होल्डर से नहीं लिया था। तो क्या वो इंटरेस्ट भी आईईपीएफ में ट्रांसफर होगा? हम कहेंगे बिल्कुल होगा। तो ये बात बोल दी, डिबेंचर्स पर जो इंटरेस्ट है और डिपॉजिट्स पर वो जो इंटरेस्ट है वो भी ट्रांसफर हो जाएगा, क्रेडिट हो जाएगा इन दिस फंड। चलिए जी, तो ये रूल 3 था जो हमने पढ़ लिया है। अब सेक्शन 125 में हम क्या चीज पढ़ते थे? फंड को लेकर बहुत सारी बातें पढ़ते थे। सब सेक्शन नंबर 2 में पढ़ते थे क्रेडिट्स टू द फंड, जिसमें मेरे पास क्लॉजेस से ए से लेकर एन तक। क्लॉज नंबर एन के तहत ये बनाया गया है रूल नंबर 3, जिस रूल नंबर 3 में हमने पढ़ लिया ये और ऐसी चीजें हैं जो फंड में क्रेडिट की जाएंगी। तो रूल नंबर 3 से हमने क्या सीखा है? क्रेडिट्स टू द फंड के कुछ नए पॉइंट सीखे हैं। ये सेकेंड अमेंडमेंट यहीं पे फिनिश हो गई। अब आ जाते हैं ये A3 अमेंडमेंट पर। एक सर्कुलर इशू किया एमसीए ने और क्लैरिफिकेशन दी सीएसआर के ऊपर। कुछ पढ़ते हैं पहले इसे और बहुत सिंपल सी है क्लैरिफिकेशन। पॉइंट नंबर 1, इन कंटिन्यूएशन टू द मिनिस्ट्रीज जनरल सर्कुलर नंबर सो एंड सो। आप ये सर्कुलर नंबर ना भी याद करें, डेट ना भी याद करें चलेगा, ये भी सर्कुलर नंबर डेट ना याद करें कोई दिक्कत नहीं है। Wherein it was clarified that, तो ये बात पहले ही बोली जा रही है, हम ऐसी बात पहले ही क्लैरिफाई कर चुके थे कि स्पेंडिंग ऑफ सीएसआर फंड्स फॉर कोविड-19 इज एन एलिजिबल सीएसआर एक्टिविटी। अब फर्दर क्लैरिफाई किया जा रहा है, अब ये एक नई बात बोली जा रही है दैट स्पेंडिंग ऑफ सीएसआर फंड्स फॉर क्रिएटिंग हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर फॉर कोविड केयर, एस्टेब्लिशमेंट ऑफ मेडिकल ऑक्सीजन जनरेशन एंड स्टोरेज प्लांट्स, manufacturing and supply of oxygen concentrators, ventilators, cylinders and other medical equipment for countering COVID-19 और similar such activities are eligible CSR activities। यहीं पर अभी रुक जाते हैं। अगर आप देखें कोविड का कहीं ना कहीं हर किसी का कुछ ना कुछ बुरा एक्सपीरियंस जरूर होगा। हो सकता है अपने आसपास किसी रिलेशन में हो, फ्रेंड सर्कल में हो, या हो सकता है नेबरहुड में हो। ये देखने को मिला कि बहुत सारे लोग थे जो कि बेचारे बहुत बीमार पड़े और उस समय ऑक्सीजन नहीं मिल पाई, कई बेचारे लोग मर गए, या हो सकता है कई ऐसे लोग हैं जो बच तो गए पर बहुत ज़्यादा हेल्थ हैजर्ड्स आ गए। अब ये बात गवर्नमेंट चाहती है कि इंडिया में अगर कल को एक नई वेव आ जाती है कोविड की तो हम उससे अच्छे से लड़ पाएं, और उसके लिए हमें क्या चाहिए होगा? बहुत सारे मेडिकल इक्विपमेंट्स चाहिए होंगे, ऑक्सीजन कंसंट्रेटर्स चाहिए होंगे, सिलेंडर्स चाहिए होंगे, ऑक्सीजन जनरेशन प्लांट्स चाहिए होंगे। इसलिए हम जो कॉर्पोरेट्स हैं, कंपनीज हैं, उन्हें प्रमोट कर रहे हैं कि आप खर्चा करिए इन चीज़ों पर, कोविड से लड़ने की चीज़ें बनाइए, मेडिकल इक्विपमेंट्स बनाइए, प्लांट्स लगाइए एंड सो ऑन। और जो आप खर्चा करेंगे हम उसे CSR एक्टिविटी मान लेंगे। अगर आप देखते हैं सपोज आप कोई
मेडिकल ऑक्सीजन जनरेट करने का प्लांट लगाते हैं, स्टोरेज प्लांट लगाते हैं, या सपोज ऑक्सीजन कंसंट्रेटर्स बनाते हैं, वेंटिलेटर्स बनाते हैं, सिलेंडर्स बनाते हैं, या कोई और मेडिकल इक्विपमेंट बनाते हैं जिससे हम फाइट कर पाए, काउंटर कर पाए कोविड-19 से, तो क्या इसे बोला जाना चाहिए कि ये भी एक एलिजिबल सीएसआर एक्टिविटी है? एमसीए ने ये सर्कुलर निकालकर क्लैरिफाई कर दिया, बिल्कुल इसे भी बोला जाएगा कि एक सीएसआर एक्टिविटी है। आप हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर क्रिएट कर रहे हो जिससे आप कोविड-19 से लड़ पाओ, तो या केयर कर पाओ ऐसे लोगों की जो कोविड-19 से इन्फेक्ट हुए हैं, जो पेशेंट्स हैं, इसे भी बोला जाएगा ये सीएसआर एक्टिविटी है। तो एक बहुत सिंपल सी बात बोली गई इस सर्कुलर में। अब इसे माना जाएगा सीएसआर एक्टिविटी किस आइटम के तहत? आइटम नंबर 1 के तहत। अब जब आप पढ़ते हो सीएसआर का कंसेप्ट तो आपको इसमें पढ़ने को मिलता है शेड्यूल नंबर 7, जिससे कई सारी एक्टिविटीज लिखी गई हैं। अगर आप इसकी सबसे पहली एक्टिविटी देखते हो जो नंबर 1 लिखी गई है, तो इसमें वर्ड्स हैं हेल्थ केयर इंक्लूडिंग प्रिवेंटिव हेल्थ केयर, तो इसे आइटम नंबर 1 के तहत ही सीएसआर एक्टिविटी मान लेंगे। और लॉजिकल सी बात है भाई, जब आप मेडिकल ऑक्सीजन जनरेशन प्लांट या स्टोरेज प्लांट लगा रहे हो, या सपोज आप ऑक्सीजन कंसंट्रेटर बना रहे हो, सिलेंडर्स हैं, ये सारी चीजें किसमें कवर होंगी? हेल्थ केयर में कवर होंगी, प्रिवेंटिव हेल्थ केयर में भी कवर होंगी। एंड आइटम 12 ऑफ शेड्यूल 7। अब आइटम 12 क्या है? डिजास्टर मैनेजमेंट है। क्या कोविड-19 को एक डिजास्टर का दर्जा दे दिया गया है? बिल्कुल। जब मार्च 2020 में ही गवर्नमेंट के सामने कोविड आया था, तो गवर्नमेंट ने उसी समय से एक पेंडेमिक डिक्लेयर किया था और इसे बोल दिया था कि ये डिजास्टर है। तो डिजास्टर मैनेजमेंट ये भी शेड्यूल 7 में 12th नंबर की एक्टिविटी है, उसमें कवर हो जाएगी ये सीएसआर एक्टिविटी। चलो जी, तो इसे पढ़ लेते हैं। अंडर आइटम नंबर 1 एंड 12 ऑफ शेड्यूल 7 ऑफ द कंपनीज एक्ट 2013 रिलेटिंग टू प्रमोशन ऑफ हेल्थ केयर इंक्लूडिंग प्रिवेंटिव हेल्थ केयर एंड डिजास्टर मैनेजमेंट रिस्पेक्टिवली। चलिए जी, आगे देखते हैं। पॉइंट नंबर 2, रेफरेंस इज ऑल्सो ड्रॉन टू आइटम नंबर 9 of Schedule 7 to the Companies Act 2013, which permits contribution to specified research and development projects as well as contribution to public funded universities and certain organizations engaged in conducting research in science, technology, engineering and medical science as eligible सीएसआर एक्टिविटीज। अब ये आइटम नंबर 9 क्या है, मैं आप लोगों को शो करता हूँ। इसमें आप लोगों ने बहुत सारे इंस्टीट्यूशंस का नाम पढ़ा हुआ है, वो देखकर पक्का आप लोगों को याद आ जाएगा। हमने ये नाम पढ़े हुए हैं बहुत ज़्यादा, आईआईटीज आ जाते हैं, डीएई, डीबीटी, आयुष, डीआरडीओ, आईसीआर एंड सो ऑन। तो अगर आप इनमें से किसी को कोई कॉन्ट्रीब्यूशन देते हैं, उसे भी बोला जाता है कि ये सीएसआर एक्टिविटी है। वापस आके देखते हैं। हमें इस सर्कुलर ने बताया गया कि रेफरेंस दिया जा रहा है इस आइटम नंबर 9 का। इस आइटम नंबर 9 के तहत ये जो स्पेसिफाइड रिसर्च एंड डेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स के लिए आप कंट्रीब्यूशन देते हो इन पब्लिक फंडेड यूनिवर्सिटीज एंड इंस्टीट्यूशंस को, इनको भी क्या बोला जाता है? इन्हें भी सीएसआर एक्टिविटी बोला जाता है। Companies, including government companies, may undertake the activities or projects or programs using CSR funds directly by themselves or in collaboration as shared responsibility with other companies. इसका मतलब क्या हुआ? मान लेते हैं कोई कंपनी है A लिमिटेड, अगर आप CSR एक्टिविटी करना चाहते हो खुद, आप खुद कर सकते हो। अगर आप किसी के साथ मिलकर करना चाहते हो, तो आप मिलकर 2-3 कंपनीज भी ये CSR एक्टिविटी कर सकते हो, कोलैबोरेट कर सकते हो और मिलकर CSR एक्टिविटी कर सकते हो। चलिए, ये एक सर्कुलर हो गया। अब आ जाते हैं अगले सर्कुलर पर। द मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स बाइट जनरल सर्कुलर नंबर so and so dated so and so clarified that spending of CSR funds for COVID-19 is an eligible CSR activity। ये तो पुरानी बात हुई, ये तो ऑलरेडी क्लैरिफाई किया गया है। कोविड-19 से जुड़ा हुआ कोई भी खर्चा माना जाएगा CSR एक्टिविटी। In continuation to the said circular, it is further clarified that spending of CSR funds of COVID-19 vaccination for persons other than the employees and their families is an eligible CSR activity under item number 1 of schedule 7। अब ये item number 1 यही हुई कि health care including preventive health care, relating to promotion of healthcare including preventive healthcare, and item number 12 हो गई डिजास्टर मैनेजमेंट। चलिए जी, हमें क्या बात मिली? सपोजिंगली एक कंपनी कहती है हम तो वैक्सीनेशन के लिए कैंप्स लगाएंगे, वहां का जितना भी खर्चा होगा वो हम खुद बियर करेंगे। तो हम चाहते हैं लोगों को फ्री में वैक्सीनेट करें जिससे कि लोगों की इम्यूनिटी बन जाए, वो कोविड-19 से इंपैक्ट ना हो। अब ये सारा खर्चा कोई कंपनी कर रही है और अब कंपनी कहती है हम चाहते हैं ये हमारी CSR एक्टिविटी मानी जाए और जो खर्चा हमने किया है
माना जाए वो फंड्स है स्पेंट टुवर्ड्स सीएसआर। क्या ऐसा अलाउड होना चाहिए? हम कहेंगे बिल्कुल, आप देश के लिए अच्छा कर रहे हो, अगर आप लोगों के लिए, जो लोगों ने खुद अपनी जेब से खर्चा करना था वो खर्चा ना करें। कुछ गरीब लोग हैं जो शायद वैक्सीनेशन अवॉइड करते कि हम बिना बात के पैसे क्यों खर्च करें, तो कोई कॉर्पोरेट, कोई कंपनी खर्चा कर रही है उनके वैक्सीनेशन के लिए, तो बहुत अच्छी बात है। पर अब अगली चीज, अगर सपोजिंगली ये वैक्सीनेशन हो रहा है कंपनी के एम्प्लॉइज का, तो भी क्या इसे सीएसआर माना जाएगा? या एम्प्लॉइज की फैमिलीज का वैक्सीनेशन हो रहा है तो भी क्या इसे सीएसआर माना जाएगा? हमने कहा नहीं। क्यों नहीं? तो हमने सीएसआर का कंसेप्ट किया था तो सेक्शन 135 में साफ साफ बताया था, अगर कोई भी कंपनी खर्चा करती है अपने एम्प्लॉइज के लिए, कोई भी किसी भी तरीके का खर्चा, तो उसे हम सीएसआर नहीं मानेंगे। रीजन मीन वो उस एम्प्लॉय की रेम्यूनरेशन का हिस्सा है, ना कि वो सीएसआर है। अगर कोई परक्विजिट भी दिया जा रहा है तो परक्विजिट है एम्प्लॉइज के लिए, ना कि वो कोई सीएसआर एक्टिविटी है। इससे एम्प्लॉइज के लिए किया गया खर्चा या उनके फैमिलीज के लिए किया गया खर्चा या कोई वैक्सीनेशन का खर्चा सीएसआर नहीं कहलाएगा। इससे अगर आप वैक्सीनेशन के लिए कोई भी खर्चा करते हैं तो सीएसआर एक्टिविटी है, पर वैक्सीनेशन किसका? किसी भी व्यक्ति का अदर देन द एम्प्लॉइज एंड देयर फैमिलीज। चलिए यहां पर हमने ये सर्कुलर भी कर लिया। तो दो हमने सर्कुलर्स की हैं सेक्शन 135 सीएसआर पर, एक हमने की है अमेंडमेंट सेक्शन नंबर 16 की, और एक हमने रूल 3 किया है सेक्शन 125 के तहत। बस इतनी सी लिमिटेड सी अमेंडमेंट्स हैं जो कि मई 2022 के लिए एप्लीकेबल है। अगर आप इन सारी अमेंडमेंट्स को एक बार गो थ्रू करेंगे, मुझे नहीं लगता आपको 15-20 मिनट से ज्यादा का समय लगेगा, तो 15 से 20 मिनट जरूर लगाइए, जिससे कि जो भी आपने अमेंडमेंट्स की हैं वो आपके दिमाग में अच्छे से बैठ जाए। यहीं पर करते हैं इस क्लास को फिनिश। आप लोगों को एग्जाम्स के लिए ऑल द बेस्ट, बहुत अच्छा एग्जाम करें, बहुत अच्छा आपका रिजल्ट भी आए। थैंक यू वेरी मच एवरीबॉडी, बाय बाय, टेक केयर।